रात के 2 बज रहे थे। प्रिया का पति रुपेश उसके बगल में लेटा खर्राटे भर रहा था, जबकि उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि ये उसकी प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है या बाहर से आ रही बिल्ली की लगातार रोने की आवाज के कारण। उफ, आधा घंटा हो गया है। एक तो मौसम इतना खराब है, ऊपर से ये बिल्ली रोए ही जा रही है। अब तो इसके रोने की आवाज मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रही है। बिल्ली को भगाने के लिए प्रिया अपने कमरे से निकलकर आंगन की तरफ आती है तो ना जाने कहां से 2-3 चमगादड़ उसके सिर के बिल्कुल नजदीक से पंख फड़फड़ाते हुए निकल जाते हैं। चमगादड़ों को देखकर प्रिया का दिल धक से रह गया था। तेज बारिश में आंगन की दीवार के ऊपर बैठी हुई काली बिल्ली ऐसा लग रहा था जैसे उसे ही घूरती हुई रो रही हो। रात के अंधेरे में बिल्ली की आंखें बिल्कुल बल्ब की तरह चमक रही थी। आधे घंटे से मनहूस आवाज में रो रही बिल्ली अचानक ही प्रिया को देखकर वहां से भाग जाती है। प्रिया भी बिल्ली के जाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सुबह उठकर वह अपने पति रुपेश को रात के बारे में बताती है। अरे क्या कुछ भी बोलती हो, तुमने कोई सपना देखा होगा। रात में तो कोई बारिश नहीं हुई, न ही मैंने किसी बिल्ली के रोने की आवाज सुनी। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो रुपेश को कैसे यकीन दिलाए। प्रिया की बात को अनसुना कर रुपेश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रुपेश के जाने के बाद प्रिया देखती है कि उसके घर के मेन डोर के पास पानी की एक लंबी सी लकीर बनी हुई है। यहाँ अचानक पानी कहाँ से आ गया? मैंने तो आज बाहर पानी से कुछ भी काम नहीं किया। अपनी शंका को मन में दबाए वो लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे अंदर के कमरे से कोई सिसकते हुए दरवाजा खटखटा रहा है। प्रिया को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि घर में उसके अलावा कोई भी नहीं है। ऐसे में अंदर के कमरे से आती आवाज से उसका दिल बैठा जा रहा था। घबराते हुए उसने अंदर के कमरे का दरवाजा खोल कर देखा तो पाया कि अंदर कोई भी नहीं था। अपनी उखड़ती सांसों को काबू करती हुई वह फिर से लिविंग रूम में आकर बैठ गई थी। प्रिया को दिन में काम करते हुए कई बार ऐसा लगा जैसे आसपास छिपकर कोई उस पर नजर बनाए रखे हुए है। कभी लगता कोई घर में अचानक से यहाँ से वहां गया है, तो कभी अचानक से पर्दे हिलने लगते। अपने नास्तिक पति को विश्वास दिलाने के लिए प्रिया के पास कोई ठोस सबूत तो नहीं था, परंतु उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। शाम को जब रुपेश घर आया तो उसने महसूस किया कि प्रिया की बार बार सांस उखड़ रही है। प्रिया क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रुपेश, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मेरे आसपास कुछ है जो मुझे अपने होने का एहसास करा रहा है। ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है। कुछ अच्छी बातें पढ़ो, कुछ अच्छा सोचो, अच्छा देखो। ये सब हार्मोन्स चेंजेस की वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। प्रिया जानती थी रुपेश उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए उसने बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया। अगले 1-2 दिन बड़ी शांति सी बीत गए थे, जिसकी वजह से प्रिया को भी लगा कि शायद उसे प्रेगनेंसी के कारण अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे। शाम का समय था, रुपेश के घर लौटने का समय हो रहा था। अचानक ही प्रिया को मेन गेट खोलने की आवाज सुनाई दी। रुपेश शाम के समय मेन गेट से अंदर आकर बरामदे में गाड़ी खड़ी करने के बाद गेट लॉक करके अंदर आता था और फ्रेश होकर चेंज करके ही लिविंग रूम में आता था। आज भी प्रिया को गेट खोलने और गाड़ी रुकने की आवाज सुनाई दी तो वह रसोई में पहुंच गई। जल्दी से चाय रख देती हूँ, जब तक रुपेश फ्रेश होकर आएंगे चाय रेडी हो जाएगी, फिर आराम से साथ में बैठकर पियेंगे। चाय बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन रुपेश अभी भी बाथरूम से बाहर नहीं आया था। प्रिया को बाथरूम से पानी गिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। जब 10 मिनट तक भी रुपेश बाथरूम से नहीं निकला तो प्रिया ने जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन अभी भी रुपेश जवाब नहीं दे रहा था। क्या हो गया? इतनी देर हो गई,
अभी तक बाहर नहीं आए। प्रिया ने बाथरूम का लॉक घुमाया तो धप से दरवाजा खुल गया। अंदर कोई भी नहीं था। बाथरूम खाली पड़ा था और नल से लगातार पानी बह रहा था। प्रिया घबराकर लिविंग रूम की तरफ आती है। तभी उसे गेट खुलने और गाड़ी अंदर आने की आवाज सुनाई देती है। प्रिया अब डर से पसीने पसीने हो रही थी। तभी रुपेश अंदर आ जाता है। प्रिया, कैसी हो? तबीयत तो ठीक है ना? आप तो 15 मिनट पहले ही आ गए थे ना, दोबारा बाहर कैसे पहुंचे? अरे यार, क्या बकवास कर रही हो? मैं तो अभी अंदर आ रहा हूँ। तुम्हारी तबीयत पूछने के लिए मैं सीधा अंदर आ गया था और अभी तो मैंने हाथ पैर भी नहीं धोए हैं। आप मजाक कर रहे हो? फिर बाथरूम का नल किसने खोला? अरे बाबा, फिर से तुम्हारा तमाशा चालू हो गया। कौन रहता है तुम्हारे सिवा? तुम ही ने खोला होगा। रुपेश प्रिया के साथ बाथरूम तक पहुंचता है तो देखता है बाथरूम का नल बंद है और वहां पानी की एक बूंद भी नहीं है। अब बस बहुत हो गया। तुम कल साइकियाट्रिस्ट के पास चल रही हो। अगले ही दिन रुपेश प्रिया को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने ले जाता है। साइकियाट्रिस्ट के बताए अनुसार प्रिया रात को अपनी नींद की दवा खाकर सो रही थी कि अचानक उसे फिर से किसी 8-10 साल के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। प्रिया उठकर अंदर के कमरे की ओर बढ़ती है। अंदर से दरवाजा खटखटाने और रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। प्रिया दरवाजा खोलती है तो उसे एक लाल आंखों वाला एक बच्चा छत से उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह चीख कर उल्टे पैर वहां से भागते हुए बाहर आ जाती है। प्रिया की चीख सुनकर रुपेश भी दौड़ते हुए वहां पहुंच जाता है। अरे, तुम तो नींद की दवा खाकर सोई थी ना? उठ कैसे गई और चीखी क्यों? रुपेश, अंदर एक बच्चा लटका हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ कुछ है। अरे क्या बात कर रही हो यार? आओ मेरे साथ, मैं देखता हूँ। रुपेश कमरे के अंदर जाकर लाइट जलाता है, लेकिन कमरा तो बिल्कुल खाली था। तभी उसकी नजर बेड के सिरहाने पर रखी एक काली सी गुड़िया पर जाती है। वह गुड़िया देखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उसका पेट उसी तरह उभरा दिखाई दे रहा था जैसे प्रिया का ही पेट हो। गुड़िया के मुंह, पेट और सिर में कीले घुसी हुई थी। अब तो रुपेश के बदन में भी जैसे झुरझुरी सी उतर गई। प्रिया, तुमने आज से पहले इस घर में ये डॉल देखी है? नहीं नहीं रुपेश, मुझे नहीं पता ये कब और कैसे यहाँ आई। तुम इसे छूना नहीं, खुद को संभालो। मैं कुछ करता हूँ। मुझसे गलती हो गई प्रिया। मुझे तुम्हारा विश्वास करना चाहिए था। यहाँ सच में कुछ जरूर है। अगले ही दिन वह मंदिर जाकर पंडित जी को सारी बातें बताता है। बेटा, एक शास्त्री जी हैं। वैसे तो उनकी उम्र हो चली है, लेकिन अगर कोई उपाय कर सकता है तो वही कर सकते हैं। ये उनका पता है। एक बार कोशिश करके देख लो। रुपेश प्रिया को लेकर शास्त्री जी के घर पहुंचता है और उनसे विनती करता है कि वे उसकी समस्या का हल बताएं। काला जादू समझते हो? काला जादू? हाँ, तुम्हारी पत्नी पर किसी ने काला जादू किया है। लेकिन हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया शास्त्री जी, तो ये हमारे साथ ही क्यों? एक काम करो, तुम बाजार जाकर एक पपीता लेकर आओ। मैं यहाँ बाकी की तैयारी करता हूँ। इस विधि के बाद पता चलेगा कि किसने और कैसे ये जादू किया है। शास्त्री जी के कहने पर रुपेश तुरंत एक पपीता लेकर उनके पास आ जाता है। शास्त्री जी ने अपने मंत्रों की शक्ति से उसे अभिमंत्रित किया और फिर रुपेश से कहा, ये लो चाकू, इसे 2 भाग में काटो। शास्त्री जी के कहने पर रुपेश ने पपीते को 2 भागों में काट दिया। पपीते के अंदर का दृश्य देखकर रुपेश और प्रिया ने दांतों तले उंगली दबा ली। पपीते के अंदर एक रुमाल, प्रिया की शादी के जोड़े की कतरन और कुछ बाल मिले थे। ये तो मेरा रुमाल है। मुझे अच्छी तरह याद है, कुछ दिन पहले ये खो गया था। और ये तो मेरी शादी के जोड़े का टुकड़ा है। यहाँ कैसे आ गया? किसने काटा होगा? बेटा, यही वो सामान है जिस पर काला जादू किया गया है, और जिसने भी ये जादू किया है वो तुम्हारे बहुत करीबी है। तेरी गर्भवती पत्नी पर मृत्यु का तंत्र उपयोग हुआ है। काला जादू तय समय सीमा के अंदर काम करता है, तो तेरी पत्नी के पास बस 15 दिन का समय शेष है। शास्त्री जी की बात सुनकर रुपेश के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। बाबा, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ,
कुछ भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। बेटा, उपाय तो है, लेकिन उसके लिए मुझे तंत्र पलटना होगा। अपने करीबी की मौत का भार सह सकोगे? प्रिया और मैं, बच्चे के लिए मैं कुछ भी करूंगा शास्त्री जी। जिसने मेरा अशुभ चाहा है, मैं उसके शुभ की कामना क्यों करूं? ठीक है प्रिया, तुमने उस गुड़िया को छुआ तो नहीं है ना? नहीं, वो गुड़िया अभी भी वहीं पड़ी हुई है। प्रिया की बात सुनकर शास्त्री जी कुछ सामान अपने साथ लेकर उनकी घर की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने झोले से राख निकाली और उस गुड़िया के ऊपर छिड़क दी। ये शमशान से लाई हुई चिता की राख है, जिसे मैंने साधना से अभिमंत्रित कर दिया है। अब इस गुड़िया को छूने से उसका तंत्र मुझ पर असर नहीं करेगा। शास्त्री जी ने उस गुड़िया को उठाकर अपने जलते हुए हवन कुंड के पास रखा और मंत्र पढ़ते हुए उस गुड़िया में से एक एक करके कील निकालने लगे। अचानक ही प्रिया की आंखें पलक गई और वह जमीन पर लेटकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका गला दबा रहा हो। इसके बाद प्रिया उठकर बैठ गई और दोहरी सी भयानक आवाज में गुर्राते हुए बोली, बचा नहीं पाएगा तू इसे, इसका समय पूरा हो गया है। इसे तो मैं बचा लूंगा, लेकिन तुझे कौन बचाएगा? बुरे काम का बुरा नतीजा भुगतने को तैयार हो जा। शास्त्री जी मंत्र पढ़ते जा रहे थे और प्रिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका सारा शरीर अकड़ रहा था, जुबान भी बाहर निकल आई थी। पत्नी की ऐसी हालत देख रुपेश हाथ जोड़कर महामृत्युंजय मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। प्रिया के सारे बाल बिखर चुके थे और चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। वह तरह तरह से शास्त्री जी को डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बातों से प्रभावित हुए बिना ही शास्त्री जी ने अपनी विधि पूरी की और एक एक करके गुड़िया के शरीर से सारी कीलें निकाल दी। अंतिम कील निकलते ही प्रिया चक्कर खाकर बेहोश हो गई। शास्त्री जी ने सभी कीले और वह मनहूस गुड़िया एक मिट्टी के कलश में रखकर और उस पर एक दिया रखकर आधी रात को शमशान में गड़वा दिया। शास्त्री जी की क्रिया पूरी होने की वजह से कुछ ही देर बाद प्रिया भी वापस अपने होश में आ गई। इसके बाद कुछ ही दिन में प्रिया बिल्कुल स्वस्थ हो गई और 2 सप्ताह बाद उसने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। ये कहानी अभिषेक नाम के एक लड़के की है। अभिषेक आद्रा शहर का रहने वाला है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अभिषेक बच्चों के घर जाकर उन्हें ट्यूशन पढ़ाया करता था। वो लोगों से काफी मिलजुल कर रहने वाला इंसान है। एक रात की बात है, जब अभिषेक बच्चों को पढ़ाकर ट्यूशन से अपने घर वापस आ रहा था, तभी उसे सड़क पर कुछ दिखा, जिसे देखकर वो वहां रुक गया। अभिषेक साइकिल से उतरकर देखता है तो बीच सड़क पर एक लाल रंग के कपड़े की पोटली और एक काला पुतला सड़क पर पड़ा था। अरे, ये रास्ते के बीच क्या पड़ा है? लगता है ये सब शरारत शहर के लोगों को डराने के लिए की गई है। अभिषेक लात मारकर उन चीजों को सड़क से दूर कर देता है। उन चीजों को लात मारकर अभिषेक ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। चलो, अब रास्ते पर इससे और कोई परेशान नहीं होगा, चलता हूं यहां से। उसके बाद अभिषेक वहां से साइकिल पर अपने घर की ओर निकल जाता है। पर इस बार उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई और भी उसके साथ साथ आ रहा है। उसे उसकी साइकिल भी भारी लग रही थी, मानो कि जैसे कोई साइकिल के कैरियर पर बैठा हो। अभिषेक ये सब महसूस करते करते कुछ ही समय में अपने घर पहुंच जाता है। आज तो बहुत थक गया, अब बस जल्दी से खाना खाकर सो जाता हूं। वो रात का खाना खाकर सोने चला जाता है। आधी रात को अचानक से अभिषेक उठ जाता है और उससे ऐसा लगने लगता है जैसे कि कोई उसके कान के पास आकर कुछ बड़बड़ा रहा है। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई बुरा सपना था। उफ। अभिषेक जैसे ही फिर से सोने लगता है, वैसे ही उसे घर में सामान गिरने की आवाज आने लगती है। अभिषेक को लगता है कि घर में कोई बिल्ली घुस आई है, जिसे भगाने के लिए
वो उठकर उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने एक डरावनी चुड़ैल सामने आ जाती है। उसे देख अभिषेक बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है। उसके मुंह से आवाज तक निकलनी बंद हो जाती है उस भयानक चुड़ैल को देखकर। उस चुड़ैल के मुंह से डरावनी आवाजों में कुछ बड़बड़ाने की आवाजें निकलने लगती हैं, लेकिन अभिषेक को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती। फिर अभिषेक ने अपने बचाव के लिए अपने पास रखा सामान उससे चुड़ैल पर फेंकना शुरू कर दिया, उस चुड़ैल को मारने के लिए, जिससे वो चुड़ैल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अभिषेक पर हमला कर देती है। अभिषेक वहीं जमीन पर गिर जाता है और रात भर वहीं पड़ा रहता है। अगली सुबह जब अभिषेक को होश आता है, तब वो खुद को काफी कमजोर महसूस करता है। वो घर से बाहर नहीं जा पाता। उसने रात वाली घटना के बारे में किसी को कुछ भी बताना सही नहीं समझा। मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। भला आजकल के जमाने में भी कोई भूत प्रेत पर विश्वास करता है क्या? उसी रात जब वो खाना खाकर सोने चला जाता है, तो फिर से उसे किसी के बड़बड़ाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो घबरा कर उठता है और देखता है सामने कुर्सी पर चुड़ैल बैठी हुई होती है और बड़बड़ा रही होती है। अभिषेक को देखते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। उसकी हंसी की डरावनी आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है, जिससे अभिषेक बहुत डर जाता है और खुद को बचाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है। पर तभी उसकी नजर वापस से उस कुर्सी पर जाती है। वो देखता है कि चुड़ैल अब वहां नहीं होती और ना ही उसके हंसने की आवाजें आ रही होती हैं। फिर अचानक से उस चुड़ैल की हंसने की आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और उसका साया पूरे घर में एक से दूसरी जगह दिखना और दिखकर वापस से गायब होना शुरू हो जाता है। इस सब से डरकर अभिषेक बेड के नीचे छुप जाता है और रात को वहीं सोने की कोशिश करता है, पर उसे लगता है जैसे कि वो भयानक आवाजें मानो उसे मार ही डालेंगी। उस पूरी रात अभिषेक सो नहीं पाया। वो दिन ब दिन काफी कमजोर होने लगा। फिर एक दिन अभिषेक के दोस्त शिवा को यह खबर मिली कि वो 4 दिन से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ रहा। ये सुन शिवा को अभिषेक की चिंता होने लगी और वो उसका पता लेने उसके घर जाता है। जैसे कि शिवा अभिषेक के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि अभिषेक घर के एक कोने में घबराया हुआ जमीन पर बैठा हुआ है। ये तू इतना कमजोर कैसे हो गया? सब कुछ ठीक तो है ना भाई? और मुझे पता लगा कि तू कई दिनों से बच्चों को पढ़ाने भी नहीं गया। तभी शिवा को घर के दूसरे हिस्से से कुछ अजीब सी खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं और वो समझ जाता है कि वहां कुछ गड़बड़ है और वो अभिषेक को अपने साथ घर से बाहर ले जाकर उससे पूछता है, क्या हुआ है तेरे साथ? मुझे सब सच सच बता, मैं तेरी मदद करूंगा। अभिषेक के साथ पीछे कुछ दिनों से जो कुछ भी घट रहा था वो सब कुछ अभिषेक शिवा को बता देता है। शिवा अभिषेक की सारी बातें सुनकर समझ जाता है उसे अब क्या करना है और वो बिना एक पल भी गंवाए अभिषेक को काली मंदिर वाले बाबा के पास ले जाता है। मंदिर पहुंचकर शिवा अपने दोस्त के साथ घट रही सब घटनाओं को बाबा को बता देता है। मैं इसकी आंखों में देखकर ही समझ गया था कि इस पर किसी का बुरा साया है। मंदिर के बाहर बाबा तुरंत पूजा हवन शुरू कर देते हैं, जिसमें अभिषेक और शिवा दोनों उनके साथ बैठे हुए होते हैं। पूजा चल ही रही होती है कि तभी वहां वो चुड़ैल नजर आती है। उसे देख अभिषेक बहुत डर जाता है और शिवा भी चौंक जाता है। शैतान, कौन हो तुम? इस लड़के को क्यों मारना चाहती हो? छोड़ दो इसे और चली जाओ यहाँ से वापस अपनी दुनिया में। ये सुन चुड़ैल भयानक आवाजें निकालने लगती है
और कहती है, मैं इस लड़के का खून तब तक पीऊंगी जब तक ये मर नहीं जाता। ये सब तुम इसके साथ ही क्यों कर रही हो? इस लड़के ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? एक आदमी ने तांत्रिक क्रिया से मुझे अपने वश में कर लिया था। वो अपने दुश्मनों को मारने के लिए मेरा इस्तेमाल किया करता था। मैं उसके दुश्मनों का खून तब तक पीती थी जब तक कि वो मर नहीं जाते थे। फिर एक दिन उस तांत्रिक ने मुझसे अपना पीछा छुड़वाने के लिए मुझे एक काले पुतले में कैद करके एक लाल रंग के कपड़े में बांध दिया। असल में वो रात जब अभिषेक अपने घर वापस आ रहा था, वो अमावस्या की रात थी। जिस रास्ते में अभिषेक रुका था वो एक चौराहा था और उसने जिस पोटली को लात मारी थी उसमें वही पुतला था जिसमें तांत्रिक ने चुड़ैल को कैद किया हुआ था। पोटली को लात मारने के कारण वो चुड़ैल पुतले से आजाद होकर अभिषेक के पीछे पड़ गई। हे शैतान, तुम इस लड़के का पीछा छोड़ दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ये बोलकर बाबा अपनी साधना और अपने मंत्रों की मदद से उससे चुड़ैल को अभिषेक के शरीर से निकालकर वहां से कहीं दूर भेजने में कामयाब हो जाते हैं। इस घटना के कुछ ही दिनों के बाद अभिषेक फिर से ठीक होने लगता है और पहले की तरह फिर से बच्चों को ट्यूशन देने जाना शुरू कर देता है। शिवा, अगर तू मेरे उस दिन मेरे घर मेरा पता लेने नहीं आता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। तूने मेरी जान बचाई है यार, थैंक यू सो मच। अच्छा, मतलब अब तू अपने दोस्त को थैंक यू बोलेगा? मुझे तेरा थैंक यू नहीं, मुझे तो पार्टी चाहिए तेरे फिर से ठीक होने की खुशी में। हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त, जरूर। लेकिन आज भी वो उस हादसे को भुला नहीं पाया और उस चौराहे से ना गुजर कर भी वो चौराहा उसे अभी भी सब कुछ याद दिलाता रहता है। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।